सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल या फिर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है और आप फिफ्थ सेमेस्टर का जो यहाँ पर पेपर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट देने जा रहे हैं, जो कि आज ही आपका होने वाला है, तो अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश डिप्लोमा के पंचम सेमेस्टर के जो 2022 का पेपर है उसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाने वाला, मतलब सॉल्व मैं आपको देने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पर दिखाऊंगा किस तरीके से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इसी तरीके के प्रश्न आपके इस ईयर में भी पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आया है उसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दूंगा, साथ साथ इसका जो सॉल्व है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि सर इसकी मैराथन क्लास कर दीजिए, क्योंकि अभी आप 8:20 हो रहे हैं, मैं आपको लगभग ये 9 बजे तक ये वीडियो दे दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं 10 बजे से प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी की एक मैराथन क्लास करा दूंगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको हमेशा कोई ना कोई अपडेट मिलती रहती है। साथ यहाँ पर जो आपके एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है वो भी आपको वहीं पर मिलती है। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। समय आप देखिएगा तो भैया यहाँ पर 2.5 घंटे का होता है। 50 नंबर आपको दिए जाते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखा होता है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के किन्हीं 2 भाग को दीजिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि भैया 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, जिसमें से 2 भाग करने होते हैं। 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं क्वेश्चन में। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 50 10 to 5 यहाँ पर 50 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरीके से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भैया गैंट चार्ट बनाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में ये गैंट चार्ट बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, इसके लिए ये क्वेश्चन जरूर से तैयार करिएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट एक समय रेखा टाइमलाइन है जो प्रोजेक्ट प्रबंधन में टूल की भांति उपयोग में लाया जाता है, ताकि प्रोजेक्ट की गति को प्राप्त किया जा सके। सर्वप्रथम योजना बनाना और क्रम को देखना, जिससे प्रोजेक्ट के कार्यों के समय रेखा टाइमलाइन व्यू में निष्पादित करना। कार्य सूचियों और कार्यों का मिश्रण करके एक या एक से अधिक व्यक्तियों को कार्यों को सौंपना, इसमें यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, इससे पहले कि आप गैंट चार्ट बनाना शुरू करें, आप इस सैद्धांतिक प्रक्रिया को देख सकते हैं और गैंट चार्ट में आवश्यक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट की को जाने। प्रोडक्ट को पहले आपको जानना होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जानने के लिए गैंट चार्ट बनाने से पहले या आवश्यक है कि पूरे प्रोजेक्ट को सब बेसिक कार्यों में विभाजित करना और पूरी टीम को प्रोजेक्ट में प्रत्येक कार्य का विस्तृत अध्ययन करना तथा कार्य पर हर बिट संभावित समय जो प्रोजेक्ट में लगेगा, आवश्यक संसाधन आदि। अगला है समय अवधि। सभी विभाजन और अध्ययन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अपने समय लगने वाले समय पर निर्धारण किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए कि पूरी टीम को शामिल करना, प्रतिक्रिया लेना और क्षमताओं को जानना महत्वपूर्ण है। अगला है परियोजना की योजना। परियोजना की योजना बनाते समय प्रोजेक्ट की पूरी टीम के प्रत्येक सदस्य को पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों की यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि गैंट चार्ट में प्रत्येक कार्य को मैप करना किस तरीके से किया जाता है। तो एक प्लेटफॉर्म पर सभी कार्यों और संसाधनों को एकत्र करने के बाद गैंट चार्ट पर सभी कार्यों को मैप किया जाता है। पहले कॉलम पर सभी कार्यों को सूचीबद्ध करता है, फिर अपने अगले कॉलम पर संसाधन होंगे और फिर प्रत्येक कार्य के समूह के सामने बार सेट करना, जो कि यह दर्शाता है कि कितना काम किया गया है। इसके अलावा गैंट चार्ट के ऊपर निर्धारित समय अवधि को मैप किया जाता है। अब गैंट चार्ट का उपयोग क्या होता है ये हम देखते हैं। तो भैया लगभग सभी उद्योगों में विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन और प्रबंधन में गैंट चार्ट का उपयोग होता है। व्यवसाय जो प्रक्रिया का पालन करते हैं, परियोजना के लिए गैंट चार्ट का उपयोग किया जाता है। गैंट चार्ट परियोजना टीमों को निम्नलिखित गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। पहला है टीम सहयोग। टीम सहयोग। गैंट चार्ट प्रोजेक्ट टीमों को उनकी परियोजना में सहयोग करने और अपने सभी को एक पृष्ठ पर लाने में मदद करता है। टीम के प्रत्येक सदस्य परियोजना पर समान ज्ञान रखते हैं तथा उन्हें हर समय परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है कि कार्य प्रबंधन। गैंट चार्ट की मदद से कार्यों के चेकलिस्ट, आइटम और कार्य निर्भरता को प्रबंधित करना आसान है। टीम के सभी सदस्य जानते सकते हैं कि उन्हें कौन से कार्य सौंपे गए हैं और उन प्रयास में समग्र परियोजना की सफलता में कैसे मदद करेंगे। अगला है संसाधनों का प्रबंधन। तो गैंट चार्ट की मदद से प्रोजेक्टर मैनेजर आसानी से अपनी टीमों के सदस्यों को कार्य सौंपने और यहाँ पर गैंट चार्ट ऑनलाइन टूल के साथ भी विभिन्न भूमिकाएं सौंप सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर गैंट चार्ट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैंट चार्ट, इसके लिए इसको जरूर से पढ़िएगा। और गैंट चार्ट के अलावा जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। ये आपका अगला यहाँ पर बचता है कि परियोजना और ट्रैकिंग।
गैंट चार्ट में मुख्य उद्देश्य परियोजना की योजना और ट्रैकिंग में परियोजना टीमों की मदद करना है। गैंट चार्ट परियोजना के कार्यों, निर्भरता, समय सीमा और मील के पत्थर को दिखाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का था, प्रश्न नंबर 1 का बा उत्पादन योजना के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ब्रेक इवन विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो ये भी मैं आपको दे दूंगा, ये आप यहाँ पर टेलीग्राम से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रेक इवन विश्लेषण के उपयोग क्या होते हैं। तो नया व्यवसाय, एक नए उद्यम के लिए ब्रेक इवन विश्लेषण आवश्यक है। यह मूल्य निर्धारण रणनीति के साथ प्रबंधन का मार्गदर्शन करता है। यह विश्लेषण एक विचार भी देता है कि क्या नया व्यवसाय उत्पादक है। नए उत्पादों का निर्माण करने में, मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट, यदि कोई मौजूदा कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करने जा रही है तो उस उत्पादन शुरू करने से पहले ब्रेक इवन विश्लेषण से ध्यान देना होगा कि यह देखना होगा कि यह उत्पाद कंपनी के लिए लाभप्रद है या फिर नहीं है। अगला बिजनेस मॉडल, तो कंपनी अपने व्यवसाय मॉडल में बदलाव, जैसे रिटेल बिजनेस से होलसेल व्यवसाय में शिफ्ट होने का ब्रेक इवन विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह विश्लेषण कंपनी को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को बदलने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। ये आपका यहाँ पर हो गया है। और इसके साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया में समायोजित की सिफारिश करना, उत्पादक सामग्री या उत्पादक निरीक्षण परीक्षणों का मापन करना, रूल, कैलिपर्स, गेज, माइक्रोमीटर उत्पादों का परीक्षण करना, इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। इसके बाद यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, तैयार उत्पादों को स्वीकार या अस्वीकार करना, विनिर्देशों को पूरा करने में विफल सभी उत्पादों सामग्रियों को हटाना, वजन, तापमान, ग्रेड और निरीक्षण की मात्रा जैसे निरीक्षण और परीक्षण को देखना, गुणवत्ता में नियंत्रण, ये आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ये मैं आपको दे दूंगा। अगला प्रश्न आपके पास नंबर 2 से आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। टिप्पणी लिखने का 2 क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला है गुणवत्ता सुनिश्चित कैसे की जाती है और ISO 9000 क्या है, ये आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। अगला आपका है भैया प्रश्न नंबर 2 से कि एक्स बार चार्ट पर चर्चा कीजिए, नियंत्रण सीमाएँ +- 3 सिग्मा एक्स बार पर क्यों रखी जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। बाकी मैं 3 सिग्मा लिमिट, चलिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 3 सिग्मा लिमिट क्या होती है। 3 सिग्मा एक सांख्यिकीय गणना है या डाटा एक माध्य से 3 मानक विचलन के भीतर है। व्यावसायिक अनुप्रयोगों में 3 सिग्मा उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो कुशलता से संचालित होते हैं और उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण में ऊपरी और निचली नियंत्रण सीमा निर्धारण करने के लिए 3 सिग्मा का उपयोग किया जाता है। नियंत्रण चार्ट का उपयोग किसी विनिर्माण या व्यावसायिक प्रक्रिया के लिए सीमाएं स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि एकल सैंपलिंग प्लान, इसे किस प्रकार विनिर्देश किया जाता है। एकल सैंपलिंग प्लान या फिर डबल सैंपलिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये मैं आपको दे दूंगा। चलिए देखते हैं। तो एकल सैंपलिंग प्लान का विनिर्देशन किस तरीके से होता है। एकल सैंपलिंग प्लान योजना में एक नमूना योजना है जिसमें निर्णय लेने के लिए नियमों का समूह है। एक नमूने में दोषों की संख्या की गणना के आधार पर निर्णय लॉट को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या दूसरा नमूना लेने या का निर्णय लिया जाता है। इस नमूने योजना के लिए वस्तुओं के नमूने को लॉट से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और परिणामी में लॉट का स्वभाव निर्धारित किया जाता है। इस योजना को NC योजना के रूप में भी दर्शाया जाता है क्योंकि N अवलोकन और C से अधिक दोष होने पर लॉट का खारिज यहाँ पर रिजेक्ट होना पाया जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 सिग्मा गुणवत्ता का उल्लेख कीजिए। 6 सिग्मा क्या होता है। तो 6 सिग्मा एक ऐसी प्रक्रिया है जो त्रुटियों एवं दोषों का विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करती है। यह एक विधि ऐसी है जो संगठनों को अपने व्यवसाय प्रबंधन में उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उपकरण प्रदान करती है। 6 सिग्मा कर्मचारियों के मनोबल वृद्धि और उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता का सुधार संभव बनाती है, सभी उच्च स्तर की लाभप्रदता में योगदान करती है। 6 सिग्मा प्रबंधन उपकरण और तकनीकी का एक सेट है जिसे त्रुटि की संभावना को कम करने, व्यवसाय प्रक्रिया की क्षमता में सुधार करने डिज़ाइन किया जाता है। एक डेटा संचालित दृष्टिकोण है जो दोषों को दूर करने, दोषों में कमी, लाभ सुधारने के लिए सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करता है। 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर। 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर एक संख्या है जो किसी भी प्रक्रिया की क्षमता की मात्रात्मक माप प्रदान करता है। यह आमतौर पर जेड या SQL अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है। इसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि क्या प्रक्रिया ग्राहकों की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम है। इसलिए 6 सिग्मा गुणवत्ता की असर करने के लिए इस जानकारी के 2 भागों की आवश्यकता होती है, ग्राहक की आवश्यकताएं और प्रक्रिया प्रदर्शन डेटा। 6 सिग्मा एक वैज्ञानिक पद्धति है जो ग्राहकों को उत्तम गुणवत्ता का सामान प्रदान करने के लिए प्रयास करती है। अगला है लागत आकलन की परिभाषा लिखिए, इसे क्यों किया जाता है। मानक लागत बताइए।
तो भैया मानक लागत क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो लागत की आकलन की परिभाषा किस तरीके से की जाती है? लागत आकलन एक कथन है जो संदर्भित करता है कि जो तैयार माल के निर्माण या उत्पादन में उसके लागत का मूल्य प्रदान करता है। यह प्रक्रिया निश्चित लागतों में कटौतीकरण या फिर अंतिम उत्पाद की बिक्री मूल्य निर्धारण के लिए सुविधा प्रदान करती है। लागत का आकलन किस प्रकार किया जाता है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा इसका सॉल्व। बाकी नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मानक लागत कैसे होता है? तो मानक लागत लेखांकन और प्रबंधनों के लिए एक अत्यधिक लाभकारी उपकरण है जो अधिक सटीक बजट की बनाने का कार्य करती है। मानक लागत एक उत्पादन प्रक्रिया के खर्चों को अनुमान लगाने की प्रथा है। यह लागत लेखांकन की एक शाखा से जिसका उपयोग निर्माता द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए आने वाले वर्ष के लिए प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड जैसे विभिन्न खर्चों का उनकी लागत को योजना बनाने के लिए होता है। मानक लागत और व्यवसायिक लागत के बीच के अंतर को विचरण के रूप में जाना जाता है। यदि किसी वास्तविक लागत मानक लागत से अधिक है तो प्रबंधन उम्मीद से कम लाभ को उम्मीद करता है। यदि वास्तविक लागत मानक लागत से कम है तो लाभ की उम्मीद कर सकता है, अधिक लाभ की उम्मीद यहाँ पर वो कर सकता है। अगला है अवमूलन क्या है, इसकी गणना कीजिए, हम इसकी विधि का वर्णन कीजिए, तो ये मैं आपको दे दूंगा। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। निर्माण उपकरण के रखरखाव के एवं इसका महत्व बताइए, ये भी मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका सॉल्व आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि नवीनतम वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन कीजिए, AQI क्या है। तो नवीनतम वायु प्रदूषण के लिए मैं आपको दे दूंगा। बाकी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ये चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक एक कार्य संख्या है जिसका उपयोग सरकार द्वारा आम जनता को वायु की गुणवत्ता को बताने के लिए किया जाता है। भारत सरकार के अनुसार भारतीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की रेंज 0 से 500 होती है, जिससे 0 सबसे अच्छी होती है और 507 के लिए सबसे गंभीर होती है। 0 से 50 रेंज वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है और यह स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। 51 से 100 रेंज में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक होती है और इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। 101 से 200 तक गुणवत्ता वायु दर्शाती है। 201 से 300 तक श्रेणी में आने वाला है। AQI बताता है कि वायु की गुणवत्ता खराब है और यह स्वास्थ्य पर बुरा असर प्रभाव कर सकती है। 301 से 400 पर यह श्रेणी वायु खराब गुणवत्ता एक सूचना को दर्शाती है और यह लंबी अवधि के लिए सांस की बीमारी का कारण बन सकती है। और 400 से 500 तक गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता दर्शाती है और यह स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अब आपका यहाँ पर है नेक्स्ट, जो लास्ट है आपका लास्ट की भैया, रूटीन रखरखाव क्या है और ब्रेकडाउन रखरखाव क्या है। रूटीन रखरखाव चलिए जानते हैं। नियमित रखरखाव नियमित निरीक्षण या मशीन सर्विसिंग जैसी रखरखाव गतिविधियाँ हैं। नियमित रखरखाव नियमित आधार पर किया जाता है, चाहे वह दैनिक हो या फिर आपका यहाँ पर वो साप्ताहिक या फिर मासिक या फिर वार्षिक हो। सिस्टम को अद्यतित और कार्यात्मक रखने के लिए निम्नलिखित रखरखाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्य तौर पर नियंत्रित रखरखाव में सरल कार्य होते हैं जिनसे न्यूनतम परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कभी कभी मशीन ऑपरेटर द्वारा नियमित रखरखाव मतलब किया जाता है, जो रखरखाव तकनीशियन का अधिक जटिल कार्यों पर केंद्रित करती है। लाभ इसका क्या है, चलिए जानते हैं भैया। लाभ इसका ये है कि नियमित रखरखाव मशीनों पुर्जों में सुधार करने के जीवन काल को बढ़ाता है या अत्याशित रूप से उपकरणों को विफलताओं को कम करता है या मशीनों और उनके पुर्जों का परिचालन में स्थिति में बनाए रखता है। नियमित रखरखाव मशीनों के स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री जरूरतों का बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए रखरखाव महत्वपूर्ण है। ब्रेकडाउन रखरखाव क्या है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका पूरा PDF आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, PF अधिनियम और ESI अधिनियम क्या है। ये दो अधिनियम है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, इनको भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंपली उन्हीं चैप्टर्स के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। बाकी हो सकता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ, अगर आप कमेंट करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप कहेंगे तो कर दूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।